हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 13 प्रायिकता चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको 13.1 से 13.5 तक कंप्लीट करा चुका हूं। लास्ट वीडियो में हमने विविध उदाहरण के बारे में भी बात कर ली थी। याद की विविध प्रश्नावली यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपके लिए प्रोवाइड होता है उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें एक्सपी क्लासेस। वहां से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको कोई भी डाउट आपको क्लियर करना हो तो वहां से उस ग्रुप की मदद से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए विविध प्रश्नावली को देखने वाले हैं। साथ ही यदि आप हमसे पर्सनल तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाइए, हमको फॉलो कीजिए और हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में आप चेक कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज वहाँ पर आपको दे रखी है, उसको देखिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। उसमें आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको हमने क्रमबद्ध तरीके से, चैप्टर वाइज तरीके से करके आपको प्रोवाइड किया है। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए विविध प्रश्नावली को कंप्लीट यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। विविध प्रश्नावली की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको पहला क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहा है कि ए और बी इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी ए नॉट इक्वल टू 0 और पी बी बाई ए ज्ञात कीजिए यदि। हमारे पास दो यहाँ पर कंडीशन दे दी हैं सवाल में। तो सबसे पहली बात तो ये कह रहा है पी बी बाई ए के बारे में, पी बी बाई ए। तो साप प्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आधार पर आपको पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दो घटनाओं के बारे में बात कर रहा है। पहले कह रहा है कि यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, समुच्चय बी का उपसमुच्चय, ठीक है, सबसेट है, इस बारे में बात कर रहा है, उपसमुच्चय है, यानी कि ए सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या है भाई, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो आपको पता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ऐसी बात है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए के बराबर, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या होता है, समुच्चय का मतलब क्या होता है कि ए के सभी अवयव बी के अंदर हैं, ठीक है ना। ये ले लिया हमने ए और ये ले लिया बी, तो ये ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसके अंदर हो, उन दिखा रहे हैं हम बी के अंदर दिखा रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इन दोनों के बीच में कॉमन लेंगे तो कॉमन पूरा क्या निकलेगा, कॉमन जो पूरा निकलेगा वो ए निकलेगा। और अगर हम इसकी प्रायिकता में लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, हम इसको बोल सकते हैं पी ए, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बराबर पी ए, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। समीकरण 1 से समीकरण 1 है पी बी बाई ए बराबर, पी बी बाई ए बराबर पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अच्छा, तो पी बी इंटरसेक्शन ए के लिए हम क्या ले रहे थे, पी ए ले रहे थे, तो यहाँ पी ए अपॉन पी ए हो जाएगा। सो पी ए से पी ए कैंसिल कर रहे हैं, सो सिंपली आंसर हो गया पी बी बाई ए के लिए कितना आ जाएगा, ए कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। देन इसके बाद हमें सेकेंड के लिए कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 कह रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रायिकता लेते हैं, अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कहलाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, यानी 5 की जो प्रायिकता होती है कितनी होती है भाई, 0 होती है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। फिर यहाँ पर सिंपली हम कह देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 के आधार पर था कि पी बी बाई ए, पी बी बाई ए था पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, और बी इंटरसेक्शन ए की यहाँ पर वैल्यू है 0 अपॉन पी ए। तो इसका सिंपली आंसर पी बी बाई ए का पी
बी बाई ए के लिए आंसर कितना आ जाएगा भाई, सिंपली 0। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है एक दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। पहला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। ये देखकर क्वेश्चन देख के आपको क्या याद आ रहा है, कुछ एक आइडिया तो मिल रहा होगा कि कुछ थोड़ी सी आपको वो याद हो रहा होगा, पिछला जन्म ना कह के पिछली क्वेश्चन, कुछ एक आइडिया मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हमें हिंट नज़र आ रही है। क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा है, उदाहरण नंबर 2 याद कर लीजिए। उदाहरण नंबर 2 में हमने ये सवाल लगाया था। इसके अलावा एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें हमने ये क्वेश्चन लगाया था। बिल्कुल ये पहला वाला क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम वही है, उदाहरण नंबर 2 बिल्कुल सेम वही चीज़ कह रहा है। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है। ठीक है, तो साप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले सवाल हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसके अलावा मैंने आपसे कह रहा था ये सवाल इंपॉर्टेंट हैं, ये सवाल आए हुए हैं इस तरीके के सवाल। तो चूंकि दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, चूंकि दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, है ना, तो जब 2 बच्चे हैं तो इसलिए एस क्या निकालेंगे, अगर हमने ऐसे कहा कि बी जी बी एंड जी। ठीक है, यहां पर हम कह रहे हैं बी जो है वो लड़का है और जी जो है वो लड़की है। ठीक है, अब इसमें पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपसे कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना होता है उसको हम ई ले रहे हैं, तो ई हमने कहा दोनों बच्चे लड़का हैं, दोनों बच्चे लड़का हैं। अब दोनों बच्चे अगर लड़का हैं तो दोनों बच्चों के लड़का के लिए बी एंड बी कहलाएगी बात। फिर ज्ञात करना, यदि यह ज्ञात है, ज्ञात क्या है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। हमें ज्ञात है कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। अब कम से कम एक बच्चा लड़का होने का मतलब क्या है कि एक तो बच्चा जो है वो लड़का होगा ही होगा, इसके अलावा दोनों बच्चे जो हो सकते हैं वो लड़के हो सकते हैं। कम से कम का मतलब आपको पता है कि अधिक से अधिक तक जाते हैं। सो यहाँ पर निकलेगा बी जी एंड जी बी। ठीक है, ये बना लेंगे हम। इसके अलावा इनकी हम इंटरसेक्शन देखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है, बी। ठीक है, ये कॉमन है। प्रायिकता देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो निकलेगा 1/4 और हमें एफ की प्रायिकता चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना, क्योंकि ई बाई एफ निकालेंगे तो एफ की प्रायिकता आएगी 3/3/4। सो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, हमें ज्ञात क्या है, एफ ज्ञात है, ई निकालना है। तो जो चीज़ ज्ञात होती है उसको अपॉन में रखेंगे और जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। तो ई बाई एफ निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला याद रखिएगा, अपॉन में पी एफ। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, 1/4/3/4। सो सिंपली 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए भाई सिंपली पहले वाले का सवाल। ठीक है, दूसरे का जो पहला कह रहा था, अब इसमें दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या हो गया कि हमको कह रहा है दूसरा, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है हमें दोनों बच्चों की लड़की होने की। ठीक है, दोनों बच्चे लड़की हैं, दोनों लड़की हैं। अब अगर दोनों लड़की हैं तो यहाँ पर हम ले रहे हैं जी एंड जी। फिर ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है, बड़ा बच्चा लड़की है, बड़ा बच्चा लड़की है। अब बड़ा बच्चा लड़की होने का मतलब पहला जो बच्चा है, पहला जो चाइल्ड है वो हमारा गर्ल है। ठीक है, यानी इसमें क्या हो सकता है, जी बी हो सकता है और जी एंड जी, यही दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, शुरुआत में अगर लड़की हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में लड़की हो गई फिर लड़का हो जाए, या फिर पहले लड़की हुई इसके बाद भी लड़की हो जाए, तो इस तरह की बन सकती है बात। तो इनके बीच में इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, तो कॉमन है भाई जी एंड जी। ठीक है, अब प्रायिकता की बात कर ले सिंपली। सो ई इंटरसेक्शन एफ 1/4 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/4 होगा।
तो यहाँ से हम आंसर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ कितना आएगा 1/4/2/4। सो 1/4 मल्टीप्लाई 4/2। तो यहाँ पर सिंपली हम आंसर कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/2। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नंबर 3 की बात करते हैं। हमसे कह रहा है कि कल्पना कीजिए 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद है। ये तो भाई नाइंसाफ़ी है। 5% पुरुष कह रहा है और 0.25% महिलाएं कह रही हैं। महिलाओं के बाल सफ़ेद बहुत कम होते हैं। चलिए सवाल पे लौटते हैं। एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? यह मान लें कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ले लेते हैं कि हमारे पास मनुष्य है या व्यक्ति ले लेते हैं। ठीक है, मनुष्य इस प्रकार से दो तरीके के, एक तो हमारे पास पुरुष है और एक महिला है। ठीक है, पुरुष भाई बेस पेड़ में जा रहा है ना, बात समझ में आ रही होगी आपको। पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, इसके बाद बाल सफ़ेद होना। ठीक है, तो ये एक इस तरीके का आइडिया मिल रहा है आपको। निश्चित तौर पे ये आपका बेस पेड़ पे जा रहा है। ठीक है, सो ये पुरुष महिला हो गई E1 E2, और वो कह रहे थे उनकी संख्या समान है। जब संख्या समान होगी तो उनकी प्रायिकता कितनी होगी? निश्चित तौर पे 1/2 लेंगे, आधी आधी बांट दी, क्योंकि प्रायिकताएं कैसी हैं भाई? प्रायिकताएं बराबर बराबर कह रहा था। इसके बाद कह रहा था कि पुरुष और महिला के लिए बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ए मान लिया, क्या? बाल सफ़ेद, बाल सफ़ेद। तो बाल सफ़ेद अगर हमने पुरुष की बात की तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 कितना है? 5% कह रहा है। 5% का मतलब कितना हो गया? 5/100 यानी 0.05। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 0.25% कह रहा था। तो इसमें अगर हमने 100 का भाग दिया तो 100 का भाग देने पर 0.0025। ठीक है, 0.0025 हो जाएगा, ये कह रहा। अब हमसे कह रहा है अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता। तो आपको प्रायिकता क्या निकालनी है? व्यक्ति के पुरुष होने की। ठीक है, बाल हमने सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया है। सफ़ेद वाले व्यक्ति को हम चुनते हैं जो कि पुरुष है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए निकालना है। तो सिंपली E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/2 एंड 0.05 अपॉन 1/2 0.05 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 0.0025। सो 1/2 कॉमन निकल रहा है। 1/2 सिंपली हमने कॉमन निकाला, 0.05 अपॉन 0. पहले 1/2 हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर साइड में। 1/2 कॉमन आया, 0.05 प्लस 0.0025 है ना। अब ये 1/2 हमने कैंसिल आउट किया और यहाँ पर 0.05 और इसको हमने अगर ऐड किया सो 0.0525, यहाँ 2 जीरो और ले सकते हैं। सो ये अगर हमने दशमलव हटाया तो 500/525। ठीक है, अब ये 25 से जा सकता है, तो 25 दूनी 50, एक जीरो बच जाएगा। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, तो 20/21 जो है प्रायिकता आ रही है। अगर हम सफ़ेद बालों वाले को चुन रहे हैं जो कि पुरुष निकलता है, उसकी प्रायिकता 20/21 हो जाएगी, यानी E1 बाई ए के लिए आंसर हो रहा है हमारा 20/21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मान लीजिए कि 90% लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या है कि 10 लोगों में से यादृच्छिक चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं। सवाल को देख के लग रहा है कि बेस पेड़ में से आएगा। देखो, प्रायिकता के सवाल आपको देख के पता चलेंगे कि किससे आपको सवाल लगाना है। ठीक है, अधिक से अधिक 6 लोग की बात कर रहा है, 90% लोग दाहिने हाथ से काम कर रहे हैं, सफलता असफलता की बर्नौली परीक्षण की बात कर रहा है। सिंपल, ठीक है, बर्नौली परीक्षण की बात कर रहा है। देखो, आपको सवाल आइडिया तब पड़ता है जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसे आइडिया नहीं पड़ता है।
सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलने लगेगा कि कौन सा सवाल बेसप्रिंट में से आ रहा है और कौन सा बर्नौली परीक्षण से आ रहा है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर हम बर्नौली परीक्षण की बात करते हैं। यहाँ पर है कुल लोग 10, कुल लोग या व्यक्ति n बराबर हो गया 10। सफलता अगर हम बात कर रहे हैं तो दाहिने हाथ से काम करना, दाहिने हाथ से काम करना, और ये है 90%, यानी कि 90/100, यानी कि 9/10। ठीक है, इसके बाद हमने Q ले लिया, असफलता दाहिने हाथ से काम नहीं करना। ठीक है, दाहिने हाथ से काम नहीं करना, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 1 - p करके Q निकाल लेंगे, 1 - 9/10 यानी कि 1/10 हो जाएगा। और बर्नौली परीक्षण पे आए अगर हम, बर्नौली सूत्र से, सो बर्नौली ने क्या बताया हमें कि P बराबर NCR, P की पावर R, Q की पावर N - R। तो अगर हमने वैल्यू रखी तो 10CR और 9/10 की पावर R और 1/10 की पावर 10 - R। ठीक है, सिंपल ये होगा। अब आपसे अभीष्ट प्रायिकता के बारे में क्या कह रहा है, अभीष्ट प्रायिकता, तो कम से कम आपको कह रहा है कि अधिक से अधिक, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 6 लोग। ठीक है, अभीष्ट प्रायिकता कह रहा है अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, अधिक से अधिक 6 लोग। अब अधिक से अधिक की आपको पता है कि अधिक से अधिक जब बात करते हैं तो हम कहाँ तक जाते हैं, कम तक जाते हैं, सबसे छोटी संख्या तक जाते हैं अधिक से अधिक के लिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ R < 6। इसका मतलब क्या हुआ, < 6 का मतलब कि R की वैल्यू 6 से छोटी और 6 के बराबर लेनी, यानी कहाँ तक, 0 से स्टार्ट करेंगे, P0, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। अब जरा गौर करो, इसमें कितने आपकी प्रायिकताएं हो रही, इसमें 7 प्रायिकताओं को हल करने के लिए आपसे कह रहा, जो कि एक लेंदी काम होगा, है ना। लेकिन अगर हम वहीं पर इसके अलावा बच कौन सी रही, देखो अभी P7, P8, P9 और P10 बच गया। यहाँ पर 7 प्रायिकताएं हैं और हमारे पास और आगे जाके बच रही हैं 4 प्रायिकताएं, 7, 8, 9, 10 करके। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 1 में से हम इनको घटा सकते हैं, 1 - P7, P8, P9 और P10। तो अब हमारे पास थोड़ी 4 प्रायिकताएं बची जिनका कैलकुलेशन थोड़ा हम कम अच्छे से कर सकते हैं, मतलब कम बचेगा हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए। बात समझ गए होंगे। यहाँ पर P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 तक हमारे पास 7 प्रायिकताएं थी। ठीक है, हाँ, ये मत कहिएगा कि सर आप ये कहाँ से कर देंगे, ये कैसे कर देंगे, ये अपने मन से कर देते, ऐसा नहीं। आप खुद से सोचिए ना, ऊपर हमारे पास P0 से P6 तक 7 प्रायिकताएं थी जिनको जोड़ना था, ये थोड़ा सा एक लंबी प्रोसेस होती। इसके अलावा अगर हमने 1 में से P7, P8, P9, P10 को घटाया तो एक थोड़ी सी छोटी प्रोसेस हो जाएगी। सो 1 माइनस यहाँ पर कितना आएगा भाई, 10C7 1/9/10, 9/10 की पावर 7 एंड 1/10 की पावर हो जाएगा 3, प्लस 10C8 9/10 की पावर 8 एंड 1/10 की पावर 2, प्लस 10C9 और 9/10 की पावर 9, 1/10 की पावर 1, प्लस 10C10 और 9/10 की पावर 10 की पावर 10 एंड 1/10 की पावर 0, ये मिलने वाला है। अब यहाँ पर हमें 1 माइनस ये कितना 10C7 और 10C7 और ये कितना हो जाएगा भाई, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आंसर इस प्रकार से कह रहा है सिग्मा करके। ठीक है, हमारा जो आंसर इसमें कह रहा है 1 माइनस सिग्मा, क्योंकि योगफल हो रहा है तो सिग्मा R = 7 से हम 10 तक रख रहे हैं एंड
एन सी आर ये कह रहे हैं क्योंकि हम एन की वैल्यू 10 रख रहे हैं, ठीक है। 10 सी आर, 10 सी आर, और आर की वैल्यू हमें 7 से 10 तक रखने के लिए कह रहा है, और 9/10 की पावर आर हो जाएगा, और 1/10 की पावर 10 माइनस आर कह रहा है, 10 माइनस आर। तो आंसर के तौर पे तो आपको इतना आंसर कह रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप और चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 6 के लिए अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। भाई आंसर इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इतना आंसर हमारे पास आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 6 के लिए हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ समझ गए होंगे, सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेसन होता है, जोड़ना होता है, तो इतना आंसर हो रहा है। जबकि अगर हम इसको ऑल सॉल्व करना चाहें सो 1 माइनस, और अंदर है हमारे पास 10 सी आर 7, 10 सी 7 की मदद से हम 10, 9, 8 और 7 है तो 3, 2, 1 इतना बचेगा, इनटू का 9/10, 9/10, या फिर हम इसमें कह सकते हैं चलो 9/10 की पावर 7 इंटू 1/10 की पावर 3, फिर हमारे पास आएगा 10, 9, 2, 1, 1/9/10, 9/10 की पावर 8 और 1/10 की पावर 2, प्लस इसके बाद हम ले सकते हैं 10, सिंपली 10 बचेगा, और 9/10 की पावर 9, 1/10 की पावर 1 था, और प्लस यहाँ पर बचेगा 1 इंटू 9/10 की पावर 10, ठीक है। सो सिंपली हम कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं, मेन बात ये है। तो यहाँ से 3 से जाएगा ये 3 बार में, 2 से जाएगा ये 4 बार में, है ना, और 2 से जाएगा ये 5 बार में, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ पर हो रहा है 1 माइनस, और 4 3 12, 120 बच जाएगा, 120, और हम इसमें 9 की पावर 7, इसको हम कह सकते हैं 9 की पावर 7/10 की पावर 10, प्लस 9 बना 45 बचेगा यहाँ पर 45 इंटू 9 की पावर 8/10 की पावर 10, ठीक है, प्लस ये है भाई 10 इंटू 9 की पावर 9/10 की पावर 10, प्लस 9/10 की पावर 10, इतना। तो सिंपली अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 10 की पावर 10 हमारा कॉमन निकल सकता है, ठीक है, 10 की पावर 10 हमारा कॉमन निकल सकता है, और 9 की पावर 7 कॉमन आ जाएगा, है ना। सो 9 की 1 माइनस 9 की पावर 7 एंड अपॉन में 10 की पावर 10, इतना कॉमन निकल आएगा। 9 की पावर 7 एंड 10 की पावर 10 कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ से बचेगा 120, प्लस यहाँ से 45 गुणे 9 बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा 10 गुणे 9 स्क्वायर यानी 81, प्लस यहाँ 9 की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 9 की पावर 7 कॉमन लिया तो 729 बच जाएगा। तो इसको अगर हम और सॉल्व कर लें 1 माइनस 9 की पावर 7/10 की पावर 10, और ये हो रहा है 120, प्लस 9 बना 45 की 5 हाथ से लगी 4, ठीक है, 9 चौको 36, 36 4 40, और प्लस 810 प्लस 729, इसको सिंपली हम ऐड कर लेते हैं। सो 1 माइनस, ऐड करने पर कितना आएगा हमारे पास, 9 5 14 की 4 हाथ से लगी 1, 2 1 3 1 4 2 6, और 7 8 15, 15 4 19 1 20, और यहाँ पर है इंटू में 9 की पावर 7/10 की पावर 10, ठीक है। तो इतना भी हम बता सकते हैं, अगर हमको सॉल्व करना ही है तो हम इतना भी बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 6 बराबर 1 माइनस हो जाएगा 20 64 9 की पावर 7/10 की पावर 10, ठीक है। बहरहाल आंसर आपका ऊपर वाला सिस्टम आ रहा था, और इसको आप सिंप्लीफिकेशन में आप इसको करना चाहते तो इस तरीके से कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है एक कलश पात्र में 25 गेंदें हैं, जिनमें से 10 गेंदों पर चिन्ह X अंकित है और शेष 15 पर चिन्ह Y अंकित है, ठीक है। कलश में से एक गेंद याद रक्षा निकाली जाती है और इस पर अंकित चिन्ह को नोट करके लिख करके
नोट करके लिख करके उसे कलश में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देखो सवाल पढ़ते समय आपको एक आइडिया होना चाहिए, बेस थ्योरम लग रही है, बर्नौली लग रही है, क्या लग रही है। देखो बर्नौली की कंडीशन क्या होती है कि दो चीज़ें होती है, एक सफलता एक असफलता। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं एक्स और वाई। देन उसमें ये होता है कि भाई प्रतिस्थापन के साथ होता है, मतलब हमने कुछ चीज़ निकाली उसे वापस रख दिया, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। तो बर्नौली की बात कर रहे हैं सिंपल। यदि इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती हैं तो निम्नलिखित प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल अगर हम बात करें कुल गेंदें हमारे पास हैं 25। ठीक है, एक्स गेंदें हैं 15 और शेष 25 हैं हमारे पास वाई गेंदें। ठीक है, 10 गेंदें हैं, 10 गेंदों पर एक्स चिन्ह है और शेष पर 15 पर वाई है। तो 10 एक्स गेंदें हैं हमारे पास 10। तो इसकी प्रायिकता कितनी निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 10/25। तो यहाँ पर हमने इसको कह दिया कि 2/5। ठीक है, इसको हमने सफलता बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, सफलता। ये सिस्टम हो गया हमारा सफलता का। ठीक है, सफलता यानी कि P। और Y गेंदें, इसको हमने बोला Q असफलता। ठीक है, तो ये हमें क्या कह रहा है कि ये हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कितनी है, Y गेंदें हमारे पास 15 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ Y कितनी कह रहा है कि 15/25 यानी कि 3/5। ठीक है, फिर उस पर यदि इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती हैं, अब 6 गेंदें निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू, चूंकि 6 गेंदें निकालते हैं, 6 गेंदें निकालते हैं तो इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, अब बात समझना जरा, हम 6 गेंदों पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि हमने 6 गेंदों के बारे में उसमें डिस्कशन किया कि 6 गेंदें किस प्रकार से हो रही हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है, हम इसको जरा बर्नौली सूत्र पहले लगा देते हैं इसमें। बर्नौली सूत्र, बर्नौली परीक्षण या बर्नौली सूत्र। ठीक है, तो पहले इसको हम लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, NCR P की पावर R Q की पावर N-R। हमने X वाले को सफलता, Y वाले को असफलता माना है। तो यहाँ पर 6CR और X के लिए आया था 2/5 की पावर R और कितना 3/5 की पावर 6-R। ठीक है, पहली बात। अब अगर पहला कह रहा तो सभी पर चिन्ह X अंकित हों, सभी पर चिन्ह X अंकित हों। अब आपको पता भाई सभी पर X चिन्ह अंकित है यानी सफलता के लिए कह रहा है, मतलब सभी 6 की गेंदों पर जो है वो सभी 6 गेंदों पर X अंकित हो, सभी 6 गेंदों पर, यानी R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सभी 6 गेंदों पर अगर X अंकित है तो सफलता के लिए बात कर रहा है, तो R का मान हम 6 ले लेंगे सिंपली। प्रोबेबिलिटी ऑफ R बराबर 6 2/5 की पावर 6 3/5 की पावर 6-6। तो 6 की वैल्यू 1, 2/5 की पावर 6 इंटू 3/5 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 की पावर 0 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R बराबर 6 यहाँ पर हो गया 2/5 की पावर 6 आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला आंसर। देन दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 2 से अधिक पर चिन्ह Y नहीं अंकित हो। ठीक है, Y अंकित नहीं हो। ठीक है, 2 से अधिक पर चिन्ह Y अंकित ना हो, चिन्ह Y नहीं अंकित हो। अब 2 से अधिक पर चिन्ह Y अंकित नहीं के लिए कह रहा है, तो बात को समझ, अगर हमने यहाँ पर सफलता Y मान ली, ठीक है, तो अगर हमने सफलता जो P है इसको अगर हम थोड़ा बदलना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 2 से अधिक पर चिन्ह Y नहीं हो, है ना। यानी कि इसको समझिएगा इस प्रकार से कि अगर 2 से अधिक पर चिन्ह Y अंकित नहीं है तो 2 से अधिक पर नहीं हो, 2 तक तो हो जाए,
ठीक है, 2 से अधिक पर नहीं हो, 2 तक तो हो जाए, 2 से अधिक पर y अंकित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब 1 पर भी y अंकित नहीं है तो 6, बिल्कुल सभी 6 गेंदों पर x अंकित होगा। ठीक है, सफलता अगर नहीं भी बदलें तो इस तरीके से सोच सकते हैं। देन 5 पर x अंकित है तो 1 पर y अंकित होगा। फिर 4 पर अगर x अंकित है तो 2 पर y अंकित होगा। 2 से अधिक पर नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन हमारे पास 3 कंडीशन बन सकती है, जहां पर 2 पर y अंकित हो सकता है, 1 पर y अंकित हो सकता है और एक भी चीज़ें जहां पर y अंकित नहीं हो सकता। तो सफलता के लिए हमने देख लिया 6 है, 5 है और 4 है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, 2 से देखो सवाल क्या कह रहा है उसका आप डिफाइन करो, एक्सप्लेन खुद से सोचो कि हो क्या सकता है। 2 से अधिक पर y अंकित नहीं होना चाहिए, तो 2 से अधिक पर नहीं हो सकता है, 2 से कम पर तो हो सकता है, 2 से अधिक पर नहीं लेना है, तो 2 ले लिया हमने। आप सिंपली देख पाएंगे क्या ले लिया, 2 ले लिया, 2 से 1 आ जाएगा फिर 0 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। अब यहाँ पर हमें r की वैल्यू मिली गई है, तो हमें क्या निकालना है एक्चुअली में कि P4, P5 एंड P6 की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो हमें यहाँ पर निकालना है 6C4 2/5 की पावर 4 एंड 3/5 की पावर 6 माइनस 4 प्लस 6C5 2/5 की पावर 5 एंड 3/5 की पावर 6 माइनस 5 प्लस 6C6 एंड 2/5 की पावर 6 एंड 3/5 की पावर 6 माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर हम ये ले रहे हैं। सो 6C4 कितना होगा, 6 5 2 1 और 2/5 की पावर 4 3/5 की पावर 2 प्लस 6C5 की वैल्यू 6 2/5 की पावर 5 3/5 की पावर 1 प्लस 6C6 की वैल्यू 1 और 2/5 की पावर 6 और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी सिंपली 1। ठीक है, तो कॉमन कितना है, 2/5 की पावर 4 तो कॉमन है सबसे पहली बात, तो 2/5 की पावर हमने कॉमन निकाल दिया। अंदर यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से 6 3 बार में, तो यहाँ पर बच जाएगा सिंपली 15 और 3 ये हो जाएगा 9/25 प्लस यहाँ बचा 6, यहाँ बचेगा 2/5 एंड 3/5 प्लस यहाँ बचेगा 2/5 की पावर 2, क्योंकि 2/5 की पावर 4 निकल गया तो बचेगा कितना 4/25, ये बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, ये हो गया 2/5 की पावर 4 और ये 15 नंबर 135/25 हो जाएगा, 6 दूनी 12 36/25 है प्लस 4/25 है, तो 36 4 40 हो जाएगा, 175/25 यहाँ से बच जाएगा हमें। ठीक है, सो 2/5 की पावर 4 और इनटू में ये आएगा 175/25। ठीक है, सो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो अभीष्ट प्रायिकता इसके लिए चाहिए थी वो 7 × 2/5 की पावर 4, 2/5 की पावर 4, तो ये आंसर हो जाएगा सिंपली। देन इसमें हमें तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा था कि कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो। ठीक है, सो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कम से कम एक गेंद पर, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो, चिन्ह y अंकित हो सिंपली। ठीक है, अब देखो कम से कम एक गेंद पर चिन्ह अंकित होना चाहिए, कम से कम कह रहा, अधिक से अधिक सभी गेंदों पर हो सकता है। ठीक है ना, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो, इसका अर्थ हो गया कि आपको एक पे तो लेने लेना है और हम बाकी सब पर भी ले सकते हैं, यानी कि 0y नहीं होगा, 0y नहीं होगा, मतलब कहने का कि हम 5x 1y ऐसे निकाल सकते हैं, देन 4x 2y ऐसे कर सकते हैं, देन 3x 3y ऐसे कर सकते हैं, देन 4x 4x तो हम ले चुके ना, सो 2x 4y
एंड 2x के बाद x 5y, x 5y, 1x और 5y एंड 0x एंड 6y। इस प्रकार से हम ले लेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक्चुअली में क्या बात करें, हम यहाँ बात कर रहे हैं सफलता हम x मान रहे थे, तो ये हो रहा था P5, P4, देन P3, P2, P1 और P0। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें P6 नहीं है। अब जब इसमें P6 नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस P6। ठीक है, सफलता x मान रहे थे, x की गेंद निकलना, तो 1 माइनस P6 हो गया। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर देंगे, 1 माइनस 6 और 3 अपॉन 6 और सफलता हो रही थी हमारी 3/5, सो 3/5, 2/5। x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी हमारे पास 2/5, ठीक है ना, 2/5 यहाँ पर ले रहे हैं हम 2/5 की पावर 6 एंड 3/5 की पावर 6 माइनस 6, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हो रहा है 1 माइनस 66 की वैल्यू 1, 2/5 की पावर 6 और किसी की पावर 0 हो सो सिंपली हम वहाँ पर 1 ले लेंगे पावर 0 पर। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2/5 की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, देन चौथा क्वेश्चन कह रहा है घटना x और y चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या समान हो। ठीक है, x और y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्याएं समान है, ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है। मतलब अंकित गेंदों की संख्याएं समान होने का मतलब क्या है कि 3 x की गेंदें निकल आए और 3 y की गेंदें निकल आए। x तथा y चिन्हों से अंकित गेंदों पर अंकित गेंदों की संख्याएं समान है, संख्याएं समान हो। ठीक है, समान हो, ये कह रहा आपसे। तो अंकित गेंदों की संख्याएं समान हो यानी कि x के लिए भी आपसे कह रहा है कि 3x हो जाए और 3y हो जाए, यानी कि बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, P3 निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली निकाल देंगे 6c3 और 2/5 की पावर 3, 3/5 की पावर 6 माइनस 3। तो 6c3 के से हो जाएगा यहाँ पर 654/3 2 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/5 कह रहा था, तो 8/125, 25 पंचे 125 और इनटू में 27/125, इतनी बात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, सिंपली अगर बात करें 3 दूनी 6, ये मिल गया। और यहाँ से 5 से 125 एक जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो और कुछ तो कटना नहीं है बच्चा। यहाँ पर 4 8 8 चौको 32 हो जाएगा इंटू 27। ठीक है, और अपॉन में ये हो गया 25 मल्टीप्लाई 125। तो यहाँ से अभीष्ट जो आंसर चाहिए था वो हो जाएगा 864/3125। तो ये P3, ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी वैल्यू आ गई, ये P3 का आंसर आ जाएगा जब हम x और y की जो गेंद हैं वो समान निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये भी बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बाधा दौड़ में एक प्रतियोगी को 10 बाधाएं पार करनी है, तो कुल बाधाएं हमारे पास n की वैल्यू 10 हो गई। इसकी प्रायिकता है कि वह प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा 5/6। पार करने को हम 5/6 ले रहे हैं। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधा को गिरा देगा, नहीं पार कर पाएगा। ठीक है, सवाल को बड़े अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो कुल बाधाएं आपने वो रेस देखी होगी ना, जहाँ पर वो एक प्रकार की इस तरीके से डंडी लगी रहती है। ठीक है, और इस तरीके से आगे आगे बाधाएं लगी रहती हैं, और जो रेसर होता है, जो धावक होता है, वो क्या करता है, वो इनको जंप करके आगे बढ़ता है। इस तरीके की वो बात कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये उस तरह की हर्डल रेस कहलाती है, हर्डल रेस है ना। हाँ, तो कुल बाधाएं हमारे पास n कितनी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू हमारे पास कुल बाधाओं के लिए 10 आ गया। अब वो कह रहा बाधा पार कर लेगा, तो हमने P मान लिया सफलता, P जो सफलता है उसको मानना कि बाधा पार करना, बाधा पार कर लेता है, बाधा पार करना। ठीक है,
तो बाधा पार करने के लिए कितनी हो रही 5.6 और क्यू असफलता, बाधा पार नहीं करना, ठीक है, बाधा पार नहीं कर पाना, नहीं कर पाना। तो सिंपली क्या हो जाएगा 1 - 5/6 करके 1/6 ले लेंगे। अब जरा सवाल को समझने की कोशिश करिए, पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा। 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, इसका मतलब क्या कि वो या तो 0 बाधा को गिराएगा या फिर 1 बाधा को गिराएगा। 2 से कम, 2 नहीं लेना है, 2 से बड़ी नहीं लेना है, 2 से कम बाधा गिराने की बात कर रहा, समझना। अभीष्ट प्रायिकता, सवाल को बड़ी गौर से समझिएगा, सवाल में ही आपका सब कुछ दिया रहता है अगर आप सवाल समझ पाए, ठीक है। अब समझ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर आप, मैं क्या कह रहा हूँ। अभीष्ट प्रायिकता क्या है भाई कि धावक 2 से कम बाधा गिरा देता है, यानी कि वह, यानी कि धावक, यहाँ चाहो तो धावक लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर होता रहे, धावक, ठीक है। तो धावक 2 से कम बाधा गिरा देता है, ये वह अर्थ क्या करता है कि 2 से कम बाधा गिराने का मतलब हो गया कि वह या तो एक भी नहीं, या तो एक भी बाधा नहीं गिराएगा, एक भी बाधा नहीं गिराएगा, यानी एक भी बाधा नहीं गिराने का मतलब कितना हो गया Q 0, ठीक है। और या वह एक बाधा गिराएगा, एक बाधा गिराएगा, यानी Q की वैल्यू कितनी होगी, Q हम 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। या बाधा नहीं गिराएगा Q 0, Q के लिए 0 हो सकता है, असफलता की बात कर रहा ना, बाधा नहीं गिरा, 2 से कम बाधा गिरा, 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, इसकी प्रायिकता पूछा। तो 2 से कम बाधा गिराने का मतलब क्या होगा कि वह या तो एक बाधा गिराएगा या एक भी बाधा नहीं गिराएगा, अर्थात एक भी बाधा नहीं गिराने पर, अर्थात एक भी बाधा नहीं गिराने पर वह सभी बाधाओं को पार कर लेगा, सभी बाधाओं को पार कर लेगा, यानी सफलता हो गई हमारे पास पूरी। और एक बाधा गिराने पर, एक बाधा गिराने पर वह 9 बाधाओं को पार कर लेगा, 9 बाधाओं को पार कर लेगा। अब आप ये सारी बात में समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सवाल में सिंपली कह रहा था कि 2 से कम बाधा गिराना, तो बाधा गिराना और बाधा पार करना, कुल बाधा हमारे पास 10 है। 2 से कम बाधा गिरती हैं, इसका मतलब या तो वो एक भी बाधा नहीं गिराएगा या एक बाधा गिराएगा। अब अगर वो एक भी बाधा नहीं गिराता है तो वो 10 की 10 बाधाएं पार कर ले जाएगा। अगर वो उसने एक बाधा गिराई तो वो 9 बाधाओं को पार कर लेगा। इसका मतलब हमें R की वैल्यू कितनी रखनी है, R की वैल्यू हमें 10 रखनी है और R की वैल्यू हमें 9 रखनी है। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो बर्नौली सूत्र से P बराबर NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो कुछ भी मैंने लिख दिया यहाँ से यहाँ तक समझाने के लिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे अभिष्ट प्रायिकता लिखेंगे और बात को फिनिश कर देंगे, बात आप अपनी कर देंगे पूरी, ठीक है। लेकिन आप ये समझ गए होंगे, हाँ अगर आप ये चीज़ बनाना चाहें, इस चीज़ को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो इस तरीके से बना दें ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि भाई हाँ आपने जो किया वो सही किया। बाधा गिराना, बाधा पार करना, अगर 2 से कम बाधा गिराता है, 2 से कम बाधा गिराने का मतलब कितना, 0 बाधा गिराएगा या एक बाधा गिराएगा। अब अगर उसने 0 बाधाएं गिराई इसका मतलब 10 की 10 बाधाएं पार कर ली। अगर उसने एक बाधा गिराई इसका मतलब उसने 9 की 9 बाधाएं पार कर ली। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता।
तो अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हमारे पास n की वैल्यू 10 c और r की वैल्यू हमें 9 भी रखनी है। यहाँ पर हम ऐसे एक काम कर लेते हैं कि P9 प्लस P10। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि हमने बाधा पार करने को सफलता माना था। अगर बाधा पार ना करने को सफलता मानते तब हम निकालते P0 और P1। ठीक है, बाधा पार ना करने को अगर हम सफलता मानते तब हम निकालते P0 और P1, लेकिन हमने बाधा पार करने को सफलता माना है। बाधा पार हो जाती है, इस बात को अगर हमने सफलता माना है तो हम P10 और P9 के हिसाब से जाएंगे। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं 10c9 और 5/6 की पावर 9, 1/6 की पावर 10-9 प्लस 10c10 5/6 की पावर 10 और 1/6 की पावर 10-10। सिंपल। देन यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 10c9 के हिसाब से यह आएगा 10 और 5/6 की पावर 9 इंटू 1/6 ये आएगा, प्लस 10c10 का हो जाएगा 1 इंटू 5/6 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर इसमें इंटू में आएगा ये 1। तो कॉमन कितना निकला भाई, 5/6 की पावर 9 जो है 5/6 की पावर जो 9 है वो कॉमन निकल रहा है। तो अंदर बच रहा है हमारे पास 10/6 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 16/6, 5/6 की पावर 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 15, 10 5/6। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक 5/6 बचेगा ना भाई, समझिएगा बात। यहाँ पर क्योंकि पावर 10 है तो यहाँ पर एक 5/6 बच जाएगा। अब यहाँ पर एक 5/6 बच जाएगा तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 15/6 करके मिल जाएगा। अब हम 3 से इसको काट सकते हैं। सो 5/6 की पावर 9 और 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 की पावर 10/6 की पावर 9 इंटू का 2। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए। एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर तीसरा 6 का अंक उसे छठी बार उछालने पर प्राप्त होता है। मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया देना चाहता हूँ। एक जो इंपॉर्टेंट सवाल होता है उसकी जो लेंथ होती है वो मिनिमम होती है। ध्यान रखना, कभी भी लंबे लंबे सवाल नहीं आपको दिए जाते हैं। जिस तरीके की ये लेंथ का सवाल है ना, और अच्छा है, ट्रिकी है, थोड़ा सा घुमा के दिया, अगर सवाल की नहीं लगाया हो तो वो फंस जाएगा। इस तरीके के सवाल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाते हैं और इनके आने के चांसेस रहते हैं। 4 नंबर में, 6 नंबर में इन सवालों के आने के चांसेस हो जाते हैं। सवाल बेहतरीन है। अब पासे को बार बार तब तक उछालते हैं जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता। ये नहीं कि लगातार 3 बार, नहीं, कहीं पर 6 का अंक जो है वो 3 बार आ जाए पासे पर, बस। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर तीसरा 6 का अंक उसे छठी बार उछालने पर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका लिखा है ना, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर तीसरा 6 का अंक उसे छठी बार उछालने पर प्राप्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होता है, यहाँ पर समझिएगा कि हमने पासा लिया, हमने क्या लिया, पासा, और उसे 6 बार उछालते हैं। ठीक है भाई, छठी बार पर कह रहा है सवाल आपसे कि छठी बार पर जो है वो 6 का अंक आ गया, और कितनी बार 6 का अंक आना चाहिए, कम से कम 3। वो कह रहा उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उछालना है जब तक 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता। छठी बार पर 6 का अंक आ गया, छठी बार पर तीसरा 6 का अंक, छठी बार पर जो अंक आया है 6 का, ये कौन सा बार, तीसरा है, और बाकी के बचे 5। तो इन 5 में से कहीं पर एक बार 6 का अंक आया होगा और एक बार और 6 का अंक आया होगा। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि छठी बार पर 6 का अंक आना फिक्स हो गया और बाकी के बचे 5। इन 5 में से कहीं 2 बार 6 का अंक आएगा, इन 5 में से कहीं 2 बार 6 का अंक आएगा। तो यहां पर हम सिंपली लेते हैं, पहली बात तो सफलता 6 आना, यानी 1/6, और क्यों असफलता 6 नहीं आना,
सिंपली 1 माइनस 1/6 करके 5/6 कह दिया हमने। ठीक है, अब छठी उछाल पर तीसरा 6 का अंक आता है। छठी उछाल पर तीसरा 6 का अंक आता है, 6 का अंक आता है। चूंकि इसलिए अब छठी उछाल पर तीसरा 6 का अंक आता है, इसलिए पहली पांच उछाल में से 5 उछालों में से कहीं दो बार 6 का अंक आएगा, 6 का अंक आएगा। ठीक है, तो अभीष्ट प्रायिकता बर्नौली सूत्र ही लगाएंगे हम। तो 5 में से 2 बार 6 का अंक की बात करें तो 5c2 और सफलता है 1/6 सो पावर 2 और 5/6 की पावर 5 - 2। और छठी बार समझना बात को, चूंकि और है छठी बार तो तीसरा 6 का अंक आ ही गया, तो गुणे 1/6 रखेंगे। ये हो गया, समझिए ये हो गया 5 में से 2 बार 6 का अंक आना, और ये हो गया और लगा ना या नहीं लगा, और छठी बार, तो और छठी बार 6 का अंक आने के लिए 1/6 हम ले रहे हैं। बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि छठी बार 6 का अंक फिक्स हो गया, आना ही आना, तो गुणे 1/6 ले लेंगे इस तरीके से। अब अगर सवाल आपने नहीं देखा है, नहीं लगाया, नहीं प्रैक्टिस की, तो फिर मुश्किल है कि नहीं, थोड़ा सा सवाल को समझने में मुश्किल आ जाएगा। लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि छठी बार 6 का अंक आ गया, ये फिक्स है। तो पहली 5 छठी उछाल के पहली जो 5 उछाल हमने उछाली हैं, 5 बार जो पासे को फेंका है, उसमें कहीं 2 बार हमारे पास 6 का अंक आया होगा। इस तरीके से सवाल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आने भाई, 5c2 के हिसाब से 5 4 3 2 के हिसाब से ना, तो 5 4 और अपॉन में 2 1, और ये हो जाएगा 1/36। अच्छा, 5 की पावर हमारे पास यहाँ पर हो रहा है 3 5, सो कितना ले सकते हैं 125/216 इंटू का 1/6 है ना, इतना ही होगा क्योंकि पावर 3 है। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 से जाएगा ये कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से हम 6 को भी अगर काटें, 2 से 6 को काट सकते हैं 3 बार में, है ना। तो ऊपर कितना बच जाएगा, ये 125 गुणे 5 करके 625 आ जाएगा, और अपॉन में ये हमारे पास है 36 गुणे 216 गुणे 3। ठीक है, तो जब हम इसका गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर आंसर आ रहा है 23,328। ठीक है, 23,328 ये आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छिक से चुना गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस तरीके के कई और सवाल बनते हैं जहां पर सोमवार चुनने को होता है, रविवार चुनने को होता है, एक सामान्य वर्ष की बात कह दी जाती है। लेकिन ये सवाल अगर आप लगा लेते हैं तो आपसे बाकी सारे सवाल बन जाएंगे। लीप वर्ष आपको पता होना चाहिए कि ऐसा साल, ध्यान समझना, लीप वर्ष कौन सा होता है, वो साल मैं एक नॉर्मल तरीके से बताता हूँ जिसमें 4 का भाग चला जाए। ठीक है, ऐसी साल जिसमें 4 का भाग जाता है। इसके अलावा भी थोड़े से और नियम होते हैं लीप वर्ष के लिए, लेकिन साधारणतया हम ये आपको बता देते हैं कि जिसमें 4 का भाग चला जाए, जिस सन में 4 का भाग चला जाए वो आपका लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लीप वर्ष जिसमें फरवरी आपकी 29 दिन की हो जाएगी। ठीक है, तो जब 29 दिन की फरवरी हो जाएगी तो लीप वर्ष के हिसाब से हमारे पास दिन कितने होंगे, 366। ठीक है, अच्छा, जिसमें 4 का भाग चला जाता है वो लीप वर्ष है, यानी 2004 आपका लीप वर्ष था। इसमें फरवरी 29 दिन की थी। 2008, 2012, 2016, 2020 जो हमारा है वो लीप वर्ष निकल गया। इसके बाद 2024। ठीक है, इस तरीके से ये लीप वर्ष, क्योंकि इन सब में 4 का भाग जा रहा है, समझना इस बात को। तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती, तो इस हिसाब से कुल दिन कितने हो जाएंगे लीप वर्ष में, लीप वर्ष में कुल दिन 366। अब देखो, एक सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है, तो इस हिसाब से अगर हमने भाग दिया 366 में, तो 5 बार में 35, 1 6, 2 बार में 14,
2, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 52 पूर्ण सप्ताह है ना, और 2 शेष दिन। यही बात कहलाएगी लीप वर्ष में कुल दिन इतनी, कुल दिन, ठीक है। लीप वर्ष में 52 पूर्ण सप्ताह है, 52 पूर्ण सप्ताह है, और 2 शेष दिन होते हैं, 2 शेष दिन होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि लीप वर्ष में 53 मंगलवार किस तरीके प्रायिकता जो होगी 53 मंगलवार होने की, वो क्या होगी। तो देखो 52 पूर्ण सप्ताह हो गए, तो 52 पूर्ण सप्ताह में 52 मंगलवार निकल गए कि नहीं, 52 सप्ताह में 52 मंगलवार निकल गए हमारे पास, हमें मेन मतलब है 53 मंगलवार से, ठीक है। तो शेष 2 दिन, दो शेष दिन होते हैं, तो 2 शेष दिन, 2 शेष दिन। अब ये जो 2 शेष दिन होंगे वो किस प्रकार से होंगे, वो इस प्रकार से होंगे आपके रविवार, मंगलवार, रविवार सोमवार, रविवार के बाद मंगल थोड़ी आता है, रविवार सोमवार, ठीक है, सोमवार मंगलवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, बुधवार गुरुवार बृहस्पतिवार, है ना, गुरुवार शुक्रवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार हो सकता है, और शनिवार रविवार हो सकता है। शनिवार रविवार नहीं होगा, ये दिन हो सकते हैं। 2 जो शेष दिन हैं उनका जो पैटर्न हो सकता है वो कैसा हो सकता है पैटर्न, या तो वो रविवार सोमवार होंगे, या सोमवार मंगलवार होंगे, या मंगलवार बुधवार होंगे, या बुधवार गुरुवार होंगे, या गुरुवार शुक्रवार होंगे, या शुक्रवार शनिवार होंगे, या शनिवार रविवार होंगे। उनका जो पैटर्न होगा वो इसी प्रकार होगा कि नहीं होगा, बात को समझिए। ये शेष जो दिन है हमारे पास उनका जो पैटर्न होगा, उनका आने का जो तरीका होगा वो इनमें से ही होगा। अब ये तरीके कितने हैं, 7, और इनमें मंगलवार कितनी बार आया है, इनमें मंगलवार आया है 2 बार। तो यहां से हम कह सकते हैं अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता लीप वर्ष में 53 मंगलवार होना, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 आउट ऑफ 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, सिंपल है। इसी प्रकार कई और सवाल बनते हैं जहां पर लीप वर्ष की जगह सामान्य वर्ष कह देगा। अब अगर सामान्य वर्ष की बात हो जाएगी तो फिर वहां पर आपके पास 365 दिन होंगे, 365 दिन में हमारे पास एक शेष दिन बचेगा। अब एक जो शेष दिन है उस हिसाब से जाएंगे, तो एक शेष दिन किस हिसाब से हो जाता है, हो सकता है रविवार आ जाए, हो सकता है सोमवार आ जाए, हो सकता है मंगलवार आ जाए, ठीक है, मंगल हो सकता है, या फिर बुध हो सकता है, या फिर गुरुवार हो सकता है, या फिर शुक्रवार हो सकता है, या फिर शनिवार हो सकता है। तब शेष एक दिन के लिए हमारे पास जो पेयर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। अब उसमें से उसने कह दिया कि मान लो 53 मंगल होने की बात बताओ, तो मंगल तो एक बार आया ना, कितने में से, 7 में से, तो 1/7 हो जाएगा। ये सामान्य वर्ष के लिए है, 365 दिन जिसमें होते हैं सामान्य वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आने के चांसेस हाई रहते हैं, कई दफ़ा आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छी तरीके से सवाल बहुत ही सिंपल है, ये सवाल आपके बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है और इसमें लगाने में कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव आ जाता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है आपको कि एक प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने से 2 गुना है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अगले 6 परीक्षणों में कम से कम 4 सफल होंगे, ठीक है। तो यहां पर है कि 6 परीक्षण, कुल परीक्षण हमको दे दिए हैं 6। अब सवाल आपसे कह रहा है कि सफलता हमने कहा P, असफलता हमने कह दिया Q,
तो कह रहा है कि सफलता जो है, सफल होने का संयोग यानी सफलता असफल होने से 2 गुना है। असफलता और गुणे 2, सीधा जो लिखा होता है वही लिख जाते हैं। एक प्रयोग के सफल होने का संयोग यानी सफलता उसके असफल होने से 2 गुना है, तो असफलता गुणे 2। तो सफलता क्या भाई P, असफलता Q गुणे 2। अच्छा, Q के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस P लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। सो यहाँ से मैं P बराबर कितना होगा 2 माइनस 2P। सो 2P यहाँ ले आएंगे, 75 करेंगे तो 75 करने पर प्लस का 2P बराबर 2, यानी कि P बराबर 2। अब 3 का गुणा हो रहा तो 3 का हम भाग करेंगे, सो 2/3 और Q कितना मिल जाएगा 1 माइनस 2/3 से 1/3। अभीष्ट प्रायिकता जो है कम से कम 4 सफलताएं, ठीक है। सो अभीष्ट प्रायिकता कम से कम 4 सफलता, कम से कम 4 सफलता। अब देखो कम से कम 4 सफलता का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कम से कम का अर्थ क्या होता है आपको भी पता है कि 4 लेना है और 4 से कहां तक जाना है, अधिक से अधिक 6 बार तक जाएंगे, ठीक है। यानी कि सफलताएं 4 हो सकती हैं, कम से कम तो 4 होंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। सो P4, P5 एंड P6 हमको निकालना है। सो 6 बार के लिए है तो 6C4 और 2/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 2 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 6C5 2/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 1 प्लस 6C6 2/3 की पावर 6, 1/3 की पावर 0। तो यहाँ बचना है 6, 5, 2, 1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पर हम या फिर हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालते हैं 2 की पावर 3 की पावर 4 और यहाँ पर हमने 1/9 ले लिया, प्लस 6C5 का मतलब हो गया 6 और यहाँ से हमने 2/3 की पावर 4 कॉमन निकाला, सो 2/3 बचा और 1/3 बचा, प्लस 6C6 का मतलब हो गया 1, 2/3 की पावर हमने 4 कॉमन निकाला और 2/3 की पावर 2 है, सो ये 4/9 बचेगा इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2/3 की पावर 4 कॉमन निकाल रहे हैं। इसके अलावा हमें 2 से 6 जाएगा 3 बार में और ये 3 से 9 जाएगा 3 बार में, ठीक है। इतना तो बचना ही बचना है। इसके अलावा 3 से 6 जाएगा 2 बार में, ठीक है, ये मिल जाएगा हमको। और यहाँ पर कितना बच रहा है, ऊपर हमें ये 2/3 की पावर 4 निकल गया, सो ऊपर हमें 5 बचा और अपॉन में ये बचा 3, ठीक है। प्लस ऊपर यहाँ पर 2 दूनी 4 मिल जाएगा और अपॉन में 2 दूनी 4 मिल जाएगा और अपॉन में ये 3 है, ठीक है। प्लस यहाँ पर 4/9 बच रहा, ये भी ठीक है। सो 2/3 की पावर 4 एलसीएम आएगा हमारे पास 9 का, ये हो जाएगा 15 और 3 चौको 12, 5 15, 3 चौको 12, ये हो जाएगा 4 सिंपल, तो 12, 16, 31 बच जाएगा। 2/3 की पावर 4 इंटू 31/9, तो इतना आंसर आ रहा है हमारे पास 31/9 एंड 2/3 की पावर 4। हम चाहे इसको हल भी कर सकते हैं, आंसर तो आपका इतना आ जाएगा, इतना आंसर उत्तरमाला में आ रहा। लेकिन अगर आप इसको हल करें तो आंसर और आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 81। अब 16 से हम गुणा कर सकते हैं, 16 एकम 16 की 6, यहाँ से लगी 1, 16 3 48, 48 से 49 और हो जाएगा 243, ठीक है। तो ये भी दिखा सकते हैं, इतना सॉल्यूशन इतना तो सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। बहरहाल आपका उत्तरमाला में इतना आंसर दे रहा है तो इतना भी आंसर हो जाएगा, और आप इसको और भी हल करना चाहें तो और भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति एक न्याय सिक्के को कितनी बार उछाले कि कम से कम एक चित की प्रायिकता 90% से अधिक हो, ये कह रहा है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, ये सवाल कुछ हमारा निशानेबाज वाला जो सवाल था उदाहरण नंबर 35 करके उसकी तरह है, जहाँ निशानेबाज वो कह रहा था कि कम से कम कितनी बार वो लक्ष्य को भेद पाता है, उसकी प्रायिकता 0.99 से अधिक हो और ऐसे कुछ कह रहा था, ठीक है। सो निशानेबाज वाला सवाल है और निशाने वाला सवाल इंपॉर्टेंट था, ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मान लिया कि जो सिक्के को कितनी बार उछालता है, तो माना n बार उछालता है, माना व्यक्ति
सिक्के को n बार उछालता है, n बार। माना व्यक्ति सिक्के को n बार उछालता है तो चित आने की प्रायिकता, चित सफलता P, सफलता, चित आना, तो चित आने के लिए कितना होता है 1/2। Q असफलता, Q असफलता चित नहीं आना, चित नहीं आना यानी कि पट आना, ठीक है। तो चित नहीं आने के लिए कितना हो जाएगा 1/2। अब सवाल आपसे कह रहा है कि कम से कम एक चित्त की प्रायिकता 90% से अधिक, ठीक है। तो अभीष्ट प्रायिकता जो हमसे कह रहा है, प्रायिकता कह रहा है कम से कम एक चित्त की प्रायिकता कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90% कह रहा है, ठीक है। अब देखो कम से कम एक चीज, अब आपको पता है कि कम से कम का मतलब होता है कम से कम उतना तो है ही लेना है, और अधिक से अधिक कहां तक, पूरा। अब अधिक से अधिक पूरा आपका n है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह रहा है, जो कि कितनी 90% से अधिक कह रहा था ना, बराबर नहीं कह रहा था, तो यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा। ग्रेटर देन 90% के लिए 90 आउट ऑफ 100, ठीक है, बटे 100 कर देंगे परसेंट के लिए। अच्छा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया P1 P2 और कहाँ तक, ये हो जाएगा Pn तक, ग्रेटर देन 100 से अगर भाग दें, पहले 0 से 0 काटो, 9/10 कर दिया, 9/10 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस P0 लिखेंगे, ग्रेटर देन 0.9, ठीक है। 1 का अगर हमने ट्रांसफर कर लिया, सो माइनस, और P0 की जगह आएगा NC0, सफलता थी 1/2 की पावर 0, असफलता थी 1/2 की पावर n-0, ग्रेटर देन 0.9 माइनस का 1, क्योंकि एक का हमने 75 कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास माइनस NC0 का मतलब हो जाएगा हमारे पास कितना n, ठीक है, NC0। तो यहाँ पर अगर NC0 की बात करें तो NC0 का मान 1 होता है, क्योंकि अगर नीचे होता है, हाँ, तो NC0 का मान 1 होता है, NC0 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n-0, तो ये कट जाएगा, NC0 का मान हो जाएगा हमारे पास 1, ओके, 1, और किसी की भी पावर 0 हो सो 1, और इंटू 1/2 की पावर n, और ग्रेटर देन, अच्छा, एक में से 0.9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, एक में से 0.9 जाएगा, 0.1 बचेगा, लेकिन चूंकि एक बड़ा है माइनस का, तो माइनस का 0.1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ माइनस लगे हैं, और ये बात पहले भी हो चुकी है, आपने कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 6 जो असमिकाओं का चैप्टर इनइक्वलिटीज वाला, वहाँ पे पढ़ा है कि अगर हम माइनस का गुणा कर देंगे तो ये असमिका जो आप देख रहे हैं इनइक्वलिटीज, ये बदल जाएगी, यानी ग्रेटर देन की जगह हम लेस देन ले लेंगे। सो 1/2 की पावर n, ये हो जाएगा लेस देन और 0.1, अच्छा, दशमलव हटाते हैं, सो 1/2 की पावर n ग्रेटर देन 1/10 होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर n लेस देन 1/10। अच्छा, कैसे गुणा कर लेंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, और लेस देन 2 की पावर n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n ग्रेटर देन 10। अब n का मान आप कम से कम क्या रखेंगे कि ये जो असमिका आपके पास है ये सत्य साबित हो जाए। तो n का मान अगर आपने 3 रखा तो n का मान 3 रखने पर 8 बनेगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि 8 10 से बड़ा नहीं होता, 8 ग्रेटर देन 10 नहीं हुआ, इसका मतलब हमें कम से कम 4 रखना पड़ेगा, तो n का मान आपका कम से कम 4 बार होगा, अतः तो न्यूनतम मान n का कितना होगा 4, अतः कम से कम 4 बार सिक्के को उछाला जाएगा, सिक्के को उछाला जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि एक खेल में किसी व्यक्ति को एक न्याय पासे को उछालने के बाद 6 प्रकट होने पर 1 रुपये मिलता है और कोई अन्य संख्या प्रकट होने पर वह 1 रुपये हार जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि पासे को 3 बार फेंकेगा, तो आपका ये क्लियर है कि 3 बार पासा फेंका जाता है, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा। इसका मतलब क्या कि हो सकता है अगर पहली बार पासे फेंका और 6 आ गया तो उसने खेलना छोड़ दिया। फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकती है कि पहली बार में 6 नहीं आया और दूसरी बार में 6 आ जाएगा तो वो खेलना छोड़ देगा। और 3 बार पासा फेंकना है तो पहली दोनों बार में 6 नहीं आएगा और तीसरी बार में 6 आ जाएगा। तो यही कंडीशन हो सकती है उसकी अपने पास। ठीक है, उसके द्वारा जीती हारी गई राशि की प्रत्याशा यानी कि माध्य आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है हमारे पास, पहले तो हम सफलता की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ये आपका प्रत्याशा का सवाल है, तो सफलता बर्नौली तो परीक्षण होने से रहा, बर्नौली आपको लगाना नहीं है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं कि 6 आना इसकी प्रायिकता, तो 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नहीं आना, तो 6 नहीं आने के लिए प्रायिकता हो जाएगी 5/6। ठीक है, अब हो क्या सकता है कि भाई कहानी हमारे पास ये बन सकती है कि x की वैल्यू, या फिर अगर हम ये लेते हैं कि प्रायिकता ज्ञात करते हैं केस 1 से। ठीक है, तो पहला हिस्से में क्या कि प्रायिकता क्या हो सकती है कि पहली बार में 6 आ गया, पहली बार में 6 आना, पहली बार में 6 आना। ठीक है, तो हो जाएगा 1/6। देन दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि पहले 6 नहीं आया, 6 नहीं है, 6 नहीं और 6 आना। ठीक है, 6 नहीं के लिए 5/6 और 6 आने के लिए 1/6 करके 5/36 हो सकता है, ये हो सकता है। देन अब यहां पर तीसरी कंडीशन हो सकता है कि 6 नहीं और 6 नहीं और 6 आना। ठीक है, और 6 आना, ये कंडीशन लग सकती है हमारे पास। सो 5/6 1/6 25/216। अच्छा, तो प्रत्याशा निकालना, तो प्रत्याशा के लिए क्या करते हैं कि EX जो होता है x और p का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब x जीती और हारी राशि, x क्या है भाई, जीती हारी राशि। ठीक है, जीती हारी राशि को बताएगा x, है ना। तो पहले केस में क्या हो रहा था भाई, अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा 6 आना है, ठीक है, 6 आना, तो एक रुपया जीता रुपए, है ना, प्लस 1 रुपये। देन 6, दूसरा कंडीशन था 6 नहीं और 6 आना, तो क्या होगा, 6 नहीं पर उसे 1 रुपए की हानि होगी और 6 आने पर 1 रुपये मिल जाएगा, यानी कि उसे 1 भी रुपये नहीं मिलेंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन थी 6 नहीं और 6 नहीं और 6 आना, है ना, ये तीसरी कंडीशन थी। तो पहले पे 6 नहीं आया तो -1, दूसरे पे 6 नहीं आया तो -1, दूसरे पे 6 आ गया तो +1 करके उसे 1 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम बनाएंगे प्रायिकता, बंटन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो x और px। ठीक है, सो 1 रुपये उसने जीता, 1 भी रुपये नहीं जीते और 1 रुपये की उसको हानि हुई, तो ये x की वैल्यू होगी 1 0 -1। ठीक है, अच्छा, अब पहली बार अगर उसे 6 आता है तो उसकी प्रायिकता हो रही थी 1/6। देन उसके बाद प्रायिकता हो रही थी 5/36 और उसके बाद प्रायिकता हो रही थी 25/316। इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर 3 बार पासा फेंका जाता है और हर बार 6 आने पर वो खेल छोड़ देगा, तो पहली बार में 6 आ गया तो उसे 1 रुपये मिले और उसकी प्रायिकता कितनी हुई, 1/6। दूसरी बार ये हो सकता है कि पहली बार में 6 नहीं आया और दूसरी बार में 6 आ गया, तो उसके लिए उसे 1 रुपये की हानि और 1 रुपये जीतने पर उसे 1 भी रुपये नहीं मिल रहे हैं
और उस केस में प्रायिकता हो रही थी 5/6 मल्टीप्लाई 1/6 करके 5/36। तीसरा केस हमारा ये बन रहा था कि पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में 6 नहीं आया और तीसरी बार में 6 आ जाए। तो उस केस में हमें क्या हो रहा था कि पहली 2 बार में 6 नहीं आया तो एक एक करके 2 रुपए की उसे हानि हुई, और तीसरी बार में 6 आ गए यानी एक उसे रुपए मिल गया तो 1 रुपए की हानि हो रही थी उस केस में। और प्रायिकता उस केस में कितनी हो रही थी 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 1/6 करके 25/216 25/216 हो रही थी। ये हो रही थी प्रायिकता। अब आपको सिंपली प्रत्याशा निकालना है तो हम प्रत्याशा निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। सो EX बराबर x1 P1 x2 P2 x3 P3 करके। सो यहाँ पर आएगा 1 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5/36 और प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 25.216, ठीक है। सो यहाँ से हमें बच जाएगा 1/6, ये तो बचेगा भाई 0 और ये हो जाएगा 25.216। एलसीएम आएगा 216 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 36 माइनस 25 करके, तो हमारे पास आंसर प्रत्याशा के लिए कितना आ जाएगा। सो प्रत्याशा EX की जो वैल्यू हो गई 11/216। तो कुल मिलाकर भाई ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है आपसे मान लीजिए हमारे पास A, B, C और D बक्से हैं जिसमें रखी संगमरमर की लाल, सफ़ेद और काली टुकड़ियों का विवरण निम्न तरीके से है। याद रक्षा एक बॉक्स चुना जाता है तथा इससे एक टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल हो तो इस बॉक्स A, बॉक्स B और बॉक्स C से निकाले जाने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। अगर सवाल आपको देख के स्पष्ट तौर से पता चल गया है कि हम चुन रहे हैं उसमें यदि टुकड़ा लाल है तो फिर A, B और C से निकाले जाने की प्रायिकता, सवाल देख के क्या लगेगा, क्या बेज लगना है, क्या बर्नौली लगना है। निश्चित तौर पर बेज पे में लग रही है, ठीक है ना, क्योंकि हम चुन रहे हैं और एक के बाद एक चुनने के बाद दूसरी ज्ञात करना है, सापेक्षता प्रायिकता की तरह लग रहा है, तो इसका मतलब बेज पे में की बात हो रही है सिंपली। अब हमारे पास है क्या कि बॉक्स हैं जिसमें A, B, C, D 4 बक्से हैं, ठीक है, और उसमें लाल, सफ़ेद, काला है और लाल रंग चुनते हैं तो बाद में जो चुनना हो जाएगा वो हो जाएगा लाल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं बॉक्स। हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास बॉक्स है ना, और बॉक्स में A B C D बक्से हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास A B C D बक्से हैं, ठीक है। तो A B C D करके हमारे पास बॉक्स हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया A B C, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा A B C और ये D, ठीक है। तो ये हमारे पास A B C D करके बक्से हो गए, ठीक है। A B C D और हर एक की प्रायिकता यहाँ पर कितनी रहेगी, चूंकि 4 हैं तो हर एक की प्रायिकता 1/4 और 1/4 रहेगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो A B C D हो गया तो अब हम क्या लाल रंग को चुनना है, तो हमने इसको E मान लिया, ठीक है। E लाल रंग, ठीक है। तो हर में से सभी में से हम लाल रंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सभी में से हम E बाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई B, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई C एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई D, ठीक है। लाल रंग के बारे में बात कर रहे हैं सब। तो अगर हमने लाल रंग को चुना तो A में से A के टोटल कितने हो रहे हैं देख पा रहे हैं, 10 हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर टोटल हो रहा है 10, यहाँ पर भी टोटल हो रहा है 10, यहाँ पर भी टोटल हो रहा है 10, यहाँ पर भी टोटल हो रहा है 10, सबके पास 10 टोटल हो रहा। तो पहले में से A में से लाल निकालने के लिए कितना आएगा 1/10 आएगा, दूसरे में से लाल निकालने पर 6/10 हो रहा है, तीसरे में से लाल निकालने पर 8/10 हो रहा है और चौथे में से लाल निकल रहा है 0/10 करके, 0/10 यानी कि 0 हो रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब पहला वो कह रहा है बॉक्स A से निकले, बॉक्स B से निकले, बॉक्स C से निकले, तीन सवाल यहाँ पर लगाने के लिए आपसे कह रहा है, ठीक है। तो लाल रंग चुन लिया जाता है, प्रायिकता क्या करनी है, अभीष्ट प्रायिकता, ठीक है। लाल रंग चुनने के बाद लाल रंग चुनने के बाद जो निकालना है टुकड़ा
बॉक्स ए से निकाला जाता है, बॉक्स ए से निकालने की प्रायिकता, ठीक है, बॉक्स ए से निकालने की प्रायिकता ये ज्ञात करना है। सो ए रंग हमने लाल रंग चुन लिया है, यानी ए बाई ई निकालना है। तो फॉर्मूले के आधार पर पी ए पी ई बाई ए ये रहेगा, और अपॉन में पी ए पी ई बाई ए प्लस बी के लिए पी बी और पी ई बाई बी प्लस पी सी पी ई बाई सी प्लस पी डी और पी ई बाई डी ये रहेगा, ठीक है। सो पहली बात तो यहाँ पर 1/4 आएगा, और इसके लिए ई बाई ए 1/10 हो रहा था, तो यहाँ पर 1/10, देन 1/4 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 1/4 और बी के लिए 6/10 था, ठीक है। फिर 1/4 मल्टीप्लाई 8/10 था सी के लिए, और प्लस 1/4 और डी के लिए तो भाई 0 हो रहा था, है ना, डी के लिए हमारे पास 0 था। तो 1/4 कॉमन निकाल लेंगे, और 1/4 हमने कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा 1/10, 6/10 और 8/10 और प्लस का 0। सो 1/4 से 1/4 हमने कैंसिल आउट किया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1/10 अपॉन में 8 6 14 1 15, तो 15/10। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 10/15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आ गया 1/15। तो ये आ गया पहले वाले के लिए कि टुकड़ा जो चुना गया है लाल रंग का टुकड़ा, वो किससे चुना गया है, बॉक्स ए से चुना गया है। दूसरा कह रहा था लाल रंग का टुकड़ा चुनना बॉक्स सी से, ठीक है, बी से। लाल रंग का टुकड़ा निकाला जाता है, लाल रंग के टुकड़े को बॉक्स बी से निकालने की प्रायिकता, बॉक्स बी से निकालने की, की प्रायिकता ये कह रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई, सो पी बी पी ई बाई बी अपॉन पी ए पी बी बाई पी ई बाई ए प्लस पी बी पी ई बाई बी प्लस पी सी पी ई बाई सी प्लस पी डी पी ई बाई डी, ठीक है, ये कह रहा था। सो पी वी के लिए 1/4 था और ई बाई बी हो रहा था 6/10 करके। यहाँ पर आएगा 1/4 1/10, 1/4 मल्टीप्लाई 6/10, 1/4 मल्टीप्लाई 8/10 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 0। सो 1/4 सिंपली कॉमन निकालेंगे, 1/4 6/10, अब 1/4 हमने कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1/10, 6/10 और 8/10 प्लस का 0। तो यहाँ पर भी सिंपली क्या होगा, 1/4 से 1/4 कैंसिल होगा, देन यहाँ पर हमको मिल जाएगा 6/10, 8 14 1 15 बटे 10। तो यहाँ पर हम करेंगे 6/10 गुणे 10/15। तो सिंपली हम 10 से 10 को काटा और 3 दूनी 6 3 5 6 15, तो 3/5 आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई बॉक्स बी के लिए। देन बॉक्स सी की बात कर लें, 3 दूनी 2 बार में, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ भाई 2 लेंगे, कितनी बार में, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 आएगा 2/5, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा कह रहा था बॉक्स सी से लाल रंग का टुकड़ा। अब देखो आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लाल रंग का टुकड़ा बॉक्स सी से निकालने की प्रायिकता, ठीक है, निकालने की, बॉक्स सी से अगर निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ई कह रहे हैं, यानी पी सी पी ई बाई सी
ठीक है, देन पी ए पी ई बाई ए प्लस पी बी पी ई बाई बी प्लस पी सी पी ई बाई सी प्लस पी डी पी ई बाई डी। ठीक है, ये हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ई ये कितना हो रहा है, पी सी जो था 1/4 एंड 8/10 हो रहा था, यहाँ पर 1/4 1/10 1/4 6/10 1/4 8/10 प्लस 1/4 एंड 0 ये हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 8/10 अपॉन में 1/4 हमने कॉमन लिया, सो 1/10 और 6/10 8/10 प्लस 0 ये हो जाएगा। सिंपली 1/4 से 1/4 कैंसिल होगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 8/10 अपॉन 15, 8 से 14 1 15/10, तो 8/10 गुणे 10/15। तो यहाँ से आंसर कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ई की वैल्यू हो जाएगी 8/15। ठीक है, तो सिंपली हमने आंसर बता दिया और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सवाल इस तरीके से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। अच्छा सवाल दिया, बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा हो क्या रहा है, ध्यान देना सवाल में कि करना किस तरीके से। ठीक है, सो मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। भाई आप एक रोगी है जिसको हार्ट अटैक आता है, इसका संभावना 40% दे रखी है। यह मान लीजिए कि ध्यान और योग विधि से दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है और दवा द्वारा खतरे को 50% कम किया जा सकता है। तो भैया जो योग और ध्यान है, मेडिटेशन और योगा है, वो आपका ज़्यादा कारगर साबित है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो योगा वगैरह किया करो। सवाल कह रहा है कि ध्यान और योग जो है हार्ट अटैक को 30% कम कर देता है और जो मेडिसन है दवा है, वो 25% कम कर देती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम योग और ध्यान लगा रहे हैं तब भी हमारे पास 70% संभावना है, 70% संभावना है कि हार्ट अटैक हो जाएगा, और अगर हम दवा ले रहे हैं तब भी हमारे पास 75% संभावना है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। भाई दोनों चीज़ें नहीं रख सकते हैं, सब कुछ नहीं रखना है, या तो आप योग करो या फिर दवा ले लो, यही हो सकता है। ठीक है, यह दिया गया है कि उपयुक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से यादृच्छा चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। मतलब कि हमने रोगियों को चुना और उसमें से भी किसी एक विकल्प को चुना, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल को बड़ा सही से समझिएगा। हमारे पास एक रोगी है, ये हो गया हमारे पास रोगी। ठीक है, अब रोगी करता क्या है, दो विकल्प चुनता है, या तो वो ध्यान लगाएगा या फिर दवा लेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया ध्यान या योग, और या फिर वो दवा चुनता है, ध्यान योग या फिर दवा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चुनेगा ना, दोनों में से कोई एक चुनने के लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, इसको हमने ले लिया E1 और इसको E2। अब भाई दिल का दौरा पड़ने का संयोग हमारे पास कह रहा है 40%। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया A। हमने कह दिया दिल का दौरा पड़ना, दिल का दौरा पड़ना, इसके लिए कह रहा है आपसे 40%। ठीक है, अच्छा ये भी क्लियर है। अब होता क्या है कि समझिएगा बात, यहाँ पर इस प्रकार से हम ले रहे हैं कि अगर वो ध्यान और योग करता है, समझना मेरी बात को, अगर वो ध्यान और योग करता है, ध्यान और योग विधि से दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है, यानी कि दिल का दौरा पड़ेगा, इसकी संभावना कितनी है, 70%। अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं दिल का दौरा पड़ना, दिल का दौरा पड़ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। तो 40% संभावना है कि दिल का दौरा पड़ेगा, और किसके लिए, जब ध्यान और योग करता है तो 70% संभावना हो रही, तो यहाँ पर 70% का भी हमें गुणा करना है। फिर प्रायिकता ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तो यहाँ पर भी 40% लेंगे। ठीक है, अब
दवा के द्वारा सवाल क्या कह रहा था कि अगर दवा द्वारा हम लेते हैं, दवा द्वारा, तो 25% कम किया जा सकता है। मतलब 25% कम करने का मतलब कितना हो गया कि निश्चित तौर पर 75% उसे हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 75% का गुणा कर लेंगे, इस तरीके से सवाल जाएगा। ठीक है, तो सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा, इसी तरीके से सवाल आप ले रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया हमारा 1/2 एंड A/E1 ले रहे हैं 40/100 गुणे 70/100 यानी कि 0.4 मल्टीप्लाई 0.7 यानी 0.28। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 एंड P A/E2, सो यहाँ पर हो रहा है 40/100 मल्टीप्लाई 75/100 यानी 0.4 मल्टीप्लाई 0.75, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 0.30। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। फिर सवाल क्या कह रहा, यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों में से यादृच्छिक चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है, मतलब दिल का दौरा से पढ़ना ही पढ़ना है। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, तो अभीष्ट प्रायिकता ध्यान और योग की मदद से कह रहा, तो E1/A, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, इस बारे में बात कर रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, सो यहाँ पर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 0.28 एंड 1/2 0.28 प्लस 1/2 0.30। तो सिंपली हम 1/2 कॉमन निकालेंगे, मल्टीप्लाई 0.28 एंड 1/2 कॉमन निकालेंगे, सो 0.28 0.30। सो 1/2 एंड 1/2 कैंसिल आउट कर देंगे, 0.28 एंड 0.58। ठीक है, सो दशमलव से दशमलव हटाया 28/58 और 2 से काट देंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हो जाएगा 14/29। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है सवाल, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो आपको कह रहा है कि दिल का दौरा पड़ना ही पड़ना है भाई, दिल का दौरा पड़ना, तो जब दिल का दौरा पड़ता है तो आपको सिंपली A/E1 और A/E2 में 40% का गुणा करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखो वहां पर सवाल कह रहा था कि 30% की खतरा टल जाता है, 25% खतरा टल जाता है, तो दिल का दौरा पड़ेगा किस हिसाब से, तो 70% के हिसाब से दिल का दौरा पड़ेगा और ध्यान और योग में, और 75% के हिसाब से दवा में दिल का दौरा पड़ेगा, तो इस हिसाब से सवाल जाना था। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो हमसे कह रहा है कि यदि 2 कोटि के एक सारणी के सभी अवयव 0 या 1 हों तो सारणी का धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, सवाल बहुत ही एक नंबर है, बेहतरीन सवाल है और मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि सारणी के प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जा सकते हैं तथा प्रत्येक के चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है। ठीक है, तो सारणी की बात करें तो सबसे पहली बात तो जो हमें सारणी दिया वो कैसा दिया, 2 कोटि का सारणी दिया है। ठीक है, अब सभी अवयव 0 या 1 हो तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने सारणी लिया तो सारणी का आपसे कह रहा है 2 कोटि का है, यानी ABCD इस प्रकार से ले लिया। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्व करने पर क्या हो रहा है भाई, ये मिल जाएगा AD माइनस का BC। अब सवाल आपसे कह रहा है कि सारणी का धनात्मक मान होने की प्रायिकता, यानी ये जो सारणी की वैल्यू आई है, ये सारणी की क्या कह रहा है कि धनात्मक वैल्यू, यानी डेल्टा ग्रेटर देन 0 कह रहा है। भाई धनात्मक मान कब हो सकता है, जब उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, सिंपल बात है। तो इसका मतलब क्या भाई, यहाँ पर हम ले सकते हैं AD माइनस BC ग्रेटर देन 0, यानी हम कह सकते हैं AD ग्रेटर देन BC, ये बोल सकते हैं। अब जरा यहाँ संभावनाएं सोचने की कोशिश करो। पहली बात तो आपसे सवाल कह रहा है कि जो उसके अवयव हैं, सभी अवयव 0 या 1 हो तो, सभी अवयव 0 या 1 हो तो चूंकि आपको पॉसिबिलिटीज क्या है कि ABCD हम क्या रख सकते हैं, ABCD
ABCD जो रखने की संभावना है वो तो 0 या 1 है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर केस समझना, AD ग्रेटर देन BC, AD जो है बड़ा होना चाहिए, तो A और D में कहीं भी आप 0 नहीं रख सकते, और ये पॉसिबिलिटीज हमेशा रहेगी 1 ग्रेटर देन 0 की, यही संभावना हो सकती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 0 ग्रेटर देन 0, ये नहीं हो सकता, या फिर आप ऐसे नहीं कह सकते 0 ग्रेटर देन 1, ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 ग्रेटर देन 1, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक चीज़ बची हमारे पास 1 ग्रेटर देन 0, तो यही चीज़ हम लगा सकते हैं भाई। 1 और 0 के सिनेरियो में, 1 और 0 की कंडीशन में आप क्या कंडीशन रख सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन 0, बाकी की जो 3 बची संभावनाएं उनको हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो असमयता को संतुष्ट नहीं करेंगी। तो हमने 1 ग्रेटर देन 0 लिया। अब इस हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि A और D का मान निश्चित तौर पे 1 होगा, क्योंकि अगर A और D में कोई भी 0 हुआ तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए A बराबर 1 और D बराबर 1, ये हो सकती है। दूसरा, B और C की अगर हम संभावनाएं की बात करें तो B C क्या हो सकता है भाई, B हम 0 ले सकते हैं, C हम 0 ले सकते, ये ऐसा बना सकते हैं, या फिर हम B बराबर 1 C बराबर 1 कह सकते हैं, या फिर B बराबर 0, या फिर हम B बराबर 0 और C बराबर, यहाँ पर C बराबर हमने B, एक मिनट, यहाँ पर हमने B बराबर 0 C बराबर 1, फिर B बराबर 1 और C बराबर 0 की बात कर दी हमने, ठीक है। क्योंकि BC की वैल्यू क्या हो रही है समझिएगा, BC का मान 0 हो रहा है। अब BC का मान 0 का हो सकता है, या तो 0 गुणे 0 कर दो, या 0 गुणे 1 कर दो, या 1 गुणे 0 कर दो, तो B और C की हमारे पास वैल्यू यही मिल सकती है। तो इस आधार पे हमारे पास क्या हो सकता है कि जो ABCD ठीक है, ABCD है, ABCD, इसकी संभावित मान हमें क्या मिल सकते हैं, हमें मिल सकता है 1 0, B का मान 0, C का मान 0, D का मान 1, या फिर हमें मिल सकता है 1 0 1 1, या फिर हमें मिल सकता है 1 1 0 1। तो ये 3 सारणिक के तौर पे हमें मिल सकते हैं। तो डेल्टा बराबर अपने पास था ABCD, तो हम क्या बना सकते हैं, या तो हम बना सकते हैं धनात्मक मान हो, पॉजिटिव मान होने के लिए हम ले सकते हैं 1 0 0 1, ये बना सकते हैं, या फिर हम ये बना सकते हैं कि 1 0 1 1 बन जाए, या फिर हम ये बना सकते हैं कि 1 1 0 1 बन जाए, 1 1 0 1 बन जाए। तो यही अपने पास कुछ संभावना है ताकि जो सारणी की वैल्यू हो वो पॉजिटिव रहे, ये 3 संभावना है। तो प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, तो कितनी सारणिक बन सकते हैं, 3 सारणिक बन सकते हैं, कितने में से, अब जरा समझना, यहाँ पर हर एक को रखने की, देखो हम क्या रख सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं, यानी कि A के स्थान पे 0 और 1 रख सकते हैं, B के स्थान पे 0 या 1 रख सकते हैं, C के स्थान पे 0 या 1 रख सकते हैं, और D के स्थान पे 0 या 1 रख सकते हैं, है ना। इसका मतलब हर एक को रखने के हमारे पास 2 चांसेस हैं, हर एक को रखने के हमारे पास जो है वो आउट ऑफ में 2 × 2 करके हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता यहाँ से हो जाएगी 3/16, और ये आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, अच्छे से समझ लेना मैंने क्या बोला, अच्छे से समझ लीजिएगा चीज़ें किस प्रकार से घटित हुई हैं और किस तरीके से इस सवाल को लगाना है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से सवाल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के 2 सहायक निकाय A और B हैं, पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात हैं। ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि A के सफल होने की प्रायिकता 0.2, B के अकेले असफल होने की प्रायिकता 0.15। और यहाँ पर अकेले असफल होने को समझिएगा क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। एंड A और B के असफल होने की प्रायिकता 0.15, तो निम्न प्रायिकताएं ज्ञात करने के लिए हमसे कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए इस अकेले का मतलब क्या है, एलोन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये हमने ले लिया A और ये हमने ले लिया B। भाई A और B कह रहा है ना आपसे, तो जब A और B हमसे जब कह रहा है तो निश्चित तौर पे इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। A और B की जब बात कर रहा है तो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको समझिएगा, ये A ये B और ये पार्ट क्या, इंटरसेक्शन वाला। तो ये है A और B, समझिएगा ये वाला हिस्सा क्या है A और B, उसमें से ये कहलाएगा एलोन A।
अकेला ए, अकेला ए, ठीक है, और उसमें ये कहलाएगा अकेला बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो बी क्या है भाई, बी है अकेला बी प्लस ए और बी, ठीक है, और जो ए है वो ए क्या है, अकेला ए प्लस ए और बी। बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये अकेले ए और अकेले बी की बात कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये आप समझ गए जो पूरा ए है वो कहलाएगा इंटरसेक्शन के साथ योग, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो कि आपसे पहला कह रहा है कि ए असफल बी असफल हो चुकी हो, मतलब सापेक्षबंध प्रायिकता कह रहा है, और दूसरा कह रहा है ए के अकेले सफल होने की, अकेले असफल होने की। सफल की तो बात ही कुछ नहीं कह रहा था, तो यहाँ पर असफल की बात कर रहा था, ठीक है, असफल, ठीक है, अभी सही है। सो सबसे पहले बात तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं कि बी का असफल, बी की असफलता, ठीक है, बी की असफलता। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बी की असफलता क्या होगी कि बी का अकेले असफल होना प्लस ए और बी की असफलता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये बी, तो ये बी अकेला और ए और बी, ठीक है। तो मतलब बी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा ए और बी प्लस बी अकेला। तो बी के अकेले असफल, बी के अकेले असफलता, बी के अकेले असफलता, ठीक है, बी की अकेले असफलता प्लस प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं ए और बी की असफलता, ठीक है, ए और बी की असफलता। क्लियर बात है। तो बी के आपको ये दे रखी है कि ए और बी के अकेले असफल होने के लिए दे रखा है 0.15 और ए और बी के असफल होने के लिए दिया है 0.15, ठीक है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 0.15 प्लस 0.15 करके 0.30, और आपको शुरुआत में दे रखा था कि ए की असफलता दे रखी थी 0.20, और ए और बी ए और बी का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू दे रखी थी 0.15, है ना। ये भी बात समझ रहे हैं कि ए के असफल होने की, इसको हमने बोल दिया, क्या नाम दे दिया, पी ए, और ए के अकेले असफल होने के लिए बात कर दी हमने, और ए और बी के असफल होने के लिए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। अब इसमें आपको पहला सवाल कह रहा है कि ए की असफलता कब, जब बी असफल हो चुकी है, यानी आपको बी की असफलता ज्ञात है। तो यहाँ पर सिंपली फॉर्मूले के आधार पर, सापेक्षबंध प्रायिकता के आधार पर ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी लेना है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.15 था और पी बी की वैल्यू 0.30 निकाली, तो ये आ जाएगा 15/30 यानी कि 1/2। तो ये आंसर आ रहा है 0.5 करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी 0.5, ठीक है। सो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास सिंपली पहले का। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है कि ए का अकेला असफलता, ए की अकेले असफलता, ठीक है, ए की अकेले असफलता। अब ए की अकेले असफलता का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब है पी ए बराबर ए अकेला प्लस पी ए और बी, इसका मतलब ये हुआ। तो पी ए के लिए दिया था 0.2 बराबर पी ए अकेला प्लस इंटरसेक्शन की वैल्यू थी 0.15, सो 0.15। तो यहाँ से आप कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अकेले असफल होने की क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 माइनस का 0.15, तो आंसर आ जाएगा 0.05 करके, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, जरा ध्यान से समझिएगा, ये सवाल बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल है। हो क्या रहा है कि थैले 1 में 3 लाल 4 काली गेंदें, थैले 2 में 4 लाल और 5 काली गेंदें, एक गेंद को थैले 1 से थैले 2 में स्थानांतरित किया जाता है। अब जरा समझिएगा सवाल को कि
थैले एक में यहाँ पर हमारे पास दो थैले हैं, समझ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थैला, तो थैला एक। अब इसमें हमारे पास क्या है, 3 लाल, ठीक है, 3 लाल प्लस 4 काली गेंदें हैं। और इसके बाद हमारे पास है थैला 2, और थैले 2 में हमारे पास 4 लाल 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। इसमें 4 लाल प्लस 5 काली गेंदें, ठीक है। अब जरा सवाल को समझिएगा, एक गेंद को थैले एक से थैले 2 में स्थानांतरित किया जाता है। तो जब थैले एक में हमारे पास 2 तरह की गेंदें हैं, लाल और काली, तो ये हो सकता है कि हम थैले एक से एक लाल गेंद निकाल के थैले 2 में डाल दें, या फिर थैले एक से एक काली गेंद निकाल के थैले 2 में डाल दें। तो पहली जो घटना हम ले रहे हैं E1 घटना, थैले एक से लाल गेंद थैले 2 में डाली, थैले 2 में डाली। तो अगर हम लाल गेंद निकाल रहे हैं तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी। और E2 को हमने कहा कि थैले 2 से थैले एक से, भाई थैले एक से हम काली गेंद निकालेंगे ना, थैले एक से लाल गेंद निकल गई है, काली गेंद, थैले एक से काली गेंद थैले 2 में डाली। तो अगर हम काली गेंद निकालते हैं तो काली गेंद की प्रायिकता 4/7 होगी। तो ये 2 घटनाएं हो गई E1 और E2, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी, और इसको हम ऐसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, इसको हम इस तरीके से बोल देते हैं कि प्रायिकता ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा 3/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 4/7। क्लियर बात होनी चाहिए इतनी, ठीक है। एक गेंद को थैले एक से थैले 2 में स्थानांतरित किया जाता, फिर तब एक गेंद थैले 2 से निकाली जाती, निकाली गई गेंद लाल रंग की है। अब क्या कह रहा है कि हम निकाल रहे हैं गेंद लाल रंग की, किस में से, थैले 2 में से, ठीक है। सो हमने ए को बोल दिया लाल रंग की गेंद, लाल रंग की, ये बेस पर में हो रही है आपका, ठीक है, लाल रंग की गेंद। सो A/E1 A/E1 लाल रंग की गेंद। अब E1 की घटना घट गई है, समझना, E1 की घटना घट गई है, यानी कि हमने थैले एक से एक लाल गेंद निकाल के थैले 2 में डाल दी। तो इस हिसाब से थैले 2 में अब लाल गेंद कितनी हो गई, लाल गेंद हो गई 5 थैले 2 में, ठीक है। पहली घटना के हिसाब से थैले 2 में लाल गेंद कितनी हो गई, ठीक है, A/E1 थैले 2 में, थैले 2 में 5 लाल प्लस 5 काली गेंद में से लाल गेंद निकलना, ठीक है। इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 5/10 हो जाएगा। और A/E2 अगर आपने कहा तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने थैले एक से एक काली गेंद निकाली और थैले 2 में डाल दी। तो इस हिसाब से थैले 2 में अब काली गेंद कितनी होंगी, 4 लाल रहेंगी, 4 लाल प्लस 6 काली गेंद हो जाएंगी, 6 काली गेंद में से, लेकिन लाल ही निकालना, में से लाल गेंद निकलना। तो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या कहलाएगा, क्योंकि अब हमने क्या किया है कि 6 काली गेंद हमने एक काली गेंद थैले एक से निकाली, एक काली गेंद थैले एक से निकाली और थैले 2 में एक काली गेंद डाल दी। तो थैले 2 में अब संख्या कैसी हो जाएगी कि 4 लाल गेंद हो जाएंगी और 6 काली गेंद हो जाएंगी, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा काली गेंद यहाँ से निकाल के इसमें डाल दी है, ठीक है। हाँ, तो अब लेकिन निकालना तो अपन को लाल ही गेंद है, तो लाल गेंद है 4, कितने में से, 10 में से। तो अब हम अभीष्ट प्रायिकता निकाल देंगे। और सवाल आपसे कह रहा है कि स्थानांतरित गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी E2 की बात कर रहा है। स्थानांतरित गेंद के काले होने की प्रायिकता यानी E2 की बात कर रहा है। तो अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, E2 की बात कर रहा था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं अगर हम, और E1 E2 3/7 4/7 था, सो 4/7 यहाँ हो रहा 4/7, और A बाई E2 4/10 अपॉन में 3/7 मल्टीप्लाई 5/10 प्लस 4/7 मल्टीप्लाई 4/10। ठीक है, तो कॉमन कितना है 1/7 मल्टीप्लाई 10 कॉमन है, यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 1/7 मल्टीप्लाई 10 हमने कॉमन निकाला, तो ये बचा 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 करके बच गया। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है 1/7 मल्टीप्लाई 10 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, हो जाएगा 16, 15 प्लस 16। तो हमको जो चाहिए था आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A 16/31 करके ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 ये आपका 17, 18, 19 है ना। 17, 18, 19 आपको बहुविकल्पी सवाल दे रखा है। तो 17वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि A और B ऐसी दो ऐसी घटनाएं हैं कि PA नॉट इक्वल टू 0 और PB बाई A बराबर 1, तब कौन सा विकल्प जो है वो हमारा सही होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो हमें दिया क्या है कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A बराबर 1, अब इस आधार पे हम सवाल लगाते जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा B इंटरसेक्शन A अपॉन PA बराबर 1। अच्छा, B इंटरसेक्शन A को हम लिख सकते हैं भाई A इंटरसेक्शन B, और PA को वहाँ ले जाते हैं तो PA, दोनों तरफ से अगर हमने प्रायिकताएं को हटाया तो A इंटरसेक्शन B बराबर हम A कह देंगे। और A इंटरसेक्शन B बराबर A कब संभव है, जब A के सारे अवयव B के अंदर हों, यानी हम कहेंगे A सबसेट B। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब इस आधार पे A सबसेट B के आधार पे हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है, विकल्प नंबर A जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प A सही है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह देंगे कि अतः विकल्प A सही है, अतः विकल्प A सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि यदि PA बाई B ग्रेटर देन PA तब निम्न में से कौन सही है। ठीक है, तो हमारे पास 4 यहाँ पर विकल्प दे दिए हैं, जो दिया है उस पर जाते हैं। हमको दे रहा है PA बाई B ग्रेटर देन PA, ये कह रहा है कि नहीं, PA बाई B ग्रेटर देन PA, ये सवाल कह रहा है। तो फॉर्मूला अगर हम लगाया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, सप्रदन प्रायिकता का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A इंटरसेक्शन B अपॉन PB ग्रेटर देन PA। ठीक है, PB का पक्षांतर कर लेंगे तो PA इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन PA इंटू PB। ठीक है, अच्छा देखो ऑप्शन नंबर सी हमें ये कह रहा था PA इंटरसेक्शन B लेस देन PA इंटू PB, लेकिन ये हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वहाँ लेस देन दिया, यहाँ ग्रेटर देन दिया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब जब हम PA को पक्षांतर कर लेते हैं तो B गया था, A को ले आते हैं, A इंटरसेक्शन B अपॉन PA ग्रेटर देन PB। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस फॉर्मूले को हम इस आधार पे इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, या फिर हम इसको लिख रहे हैं A इंटरसेक्शन B को B इंटरसेक्शन A कर लीजिए, PA ग्रेटर देन PB, और हम इस चीज़ को अब लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A ग्रेटर देन PB। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो रहा है विकल्प के आधार पे। और ये आप देख लीजिए कि हमारा विकल्प नंबर जो सी हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A ग्रेटर देन PB, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है कि अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि यदि A और B ऐसी दो घटनाएं हैं कि PA प्लस PB माइनस PA और B बराबर PA, तब आपके पास 4 विकल्प हैं। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कि इस आधार पे हमारा कौन सा विकल्प सही होने वाला है ना। सो हमको दिया है PA प्लस PB माइनस PA और B का मतलब इंटरसेक्शन हो गया एंड PA। ठीक है, तो PA का ट्रांसफर कर लिया हमने, सो
पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए माइनस पी। अब पी ए माइनस पी ए हो जाएगा यहाँ पर 0। सो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। पी बी का पक्षांतर कर लो, सो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर माइनस का पी बी। माइनस माइनस दोनों तरफ से हटा दिए हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी। ठीक है, सो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी। किसी भी चीज़ के साथ एक का गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल। अब पी बी गुणे में है तो हम इसको बटे में ले आएंगे पक्षांतर करके, तो बटे में ले आए पी बी बराबर 1। और ये फॉर्मूला किस आधार पे हमारा लग रहा है कि पी ए बाई बी बराबर 1, ये हो जाएगा आंसर। तो इस आधार पे ए बाई बी बराबर 1 कौन सा विकल्प हो रहा है? विकल्प हमारा बी सही हो रहा है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, सिंपली अतः विकल्प वी। और ये चीज़ मैंने कई दफ़ा कहा है कि आप ये लाइन जरूर लिखा करिए कि अतः विकल्प बी सही है। और अंत में हमेशा की तरह आपके लिए मोटिवेशनल पोएम, प्रेरणादायक कविता, ताकि आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर सकें। सो नरेंद्र वर्मा जी की एक बेहतरीन कविता है कि क्यों अपनी किस्मत को लिए बैठा रहता है, सपनों के पीछे भाग अपनी हदों को पार कर, कोने में बैठकर क्यों रोता है, यूं चुप चुप सा क्यों रहता है, आगे बढ़ने से क्यों डरता है, सपनों को बुनने से क्यों डरता है, तकदीर को क्यों रोता है, मेहनत से क्यों डरता है, झूठे लोगों से क्यों डरता है, कुछ खोने के डर से क्यों बैठा है, हाथ नहीं होते नसीब होते हैं उनके भी, तू मुट्ठी में बंद लकीरों को लेकर रोता है, भानु भी करता है नित नई शुरुआत, सांझ होने के भय से नहीं डरता है, मुसीबतों को देखकर क्यों डरता है, तू लड़ने से पीछे क्यों हटता है, किसने तुमको रोका है, तुम्ही ने तुमको रोका है, भर साहस और दम बढ़ा कदम, अब इससे अच्छा कोई ना मौका है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं XP क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।